let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three. कि मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। लोकसभा में चुनाव सुधार पर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण अपने आप में एक लैंडमार्क स्पीच था। ये क्लिप बताती है, जो क्लिप मैंने अभी आपको दिखाई है, ये क्लिप बताती है कि उस दिन सदन में तापमान कितना ज्यादा था, किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को इस पूरी की पूरी भाषण के दौरान धो रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक हार्ड फैक्ट्स का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी के बनाए हुए ताश के महल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने एसआईआर का समर्थन किया और कहा कि एसआईआर करना ये राइट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन देता है और अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इस पर लिखा कि अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग स्पीच था, जिसमें हार्ड फैक्ट्स के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने अपोजिशन को नेस्तनाबूद कर दिया। गृह मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ढूंढ कर ऐसी बातें इतिहास से निकाली जिसका राहुल गांधी के पास या फिर कांग्रेस पार्टी के पास या फिर अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी बड़े सीरियसली वोट चोरी का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके सरकार चुनाव लड़ रही है और वोट चोरी करके सरकार चुनाव जीत रही है। ये आरोप उन्होंने हरियाणा पर भी लगाया था और ये आरोप उन्होंने कर्नाटक पर भी लगाया था। लेकिन गृह मंत्री ने अपने भाषण के दौरान 3 इंस्टेंसेस गिनाए जिसमें वोट चोरी हुई थी और सार्वजनिक तौर पर यह स्थापित हुआ था कि कांग्रेस के गांधी परिवार ने ये वोट चोरी की है। पहला इंस्टेंस उन्होंने बताया जब आजादी के बाद देश का नया प्रधानमंत्री चुनना था और जितने भी राज्य थे, जो कांग्रेस पार्टी के राज्य थे, उनके अध्यक्षों को अपना वोट रखना था। उसमें नेहरू को 2 मत मिले और सरदार पटेल को 28 मत। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री बने नेहरू। उनका कहना था ये नोट चोरी का पहला इंस्टेंस था। इसके बाद 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर उन्होंने दूसरी बात की। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो डिसीजन जिसमें इंदिरा गांधी के रायबरेली के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। दरअसल राजनारायण, जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, राजनारायण इस चुनाव के खिलाफ जो है वो कोर्ट गए थे और कोर्ट जाकर उन्होंने बोला था कि अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ इंदिरा गांधी ने ये चुनाव लड़ा है और जीता था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। यह बात यही नहीं रुकी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक सदन में संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर कोई भी हाई कोर्ट किसी भी तरह का फैसला नहीं दे सकता। गृह मंत्री अमित शाह के हिसाब से ये दूसरी वोट चोरी थी, क्योंकि वोट चोरी करके इंदिरा गांधी न केवल सांसद बनी थी बल्कि देश की प्रधानमंत्री भी। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? तीसरा इंस्टेंस वो बताते हैं जब राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी, जो अभी कांग्रेस की चेयरपर्सन है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना वोट बनवा लिया था बिना नागरिक बने। ये पूरा मामला हाल ही के दिल्ली की एक कोर्ट के अंदर आया है और दिल्ली की एक कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी को और बाकी अन्य लोगों को जो इस प्रक्रिया के अंदर शामिल थे, उनको नोटिस जारी किए हैं। तो उनका यह मानना था कि ये वोट चोरी का तीसरा बड़ा इंस्टेंस था। चोरी कहना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? इस पूरे भाषण के दौरान, चुनाव सुधार के दौरान बड़ी संख्या में घुसपैठियों के मुद्दे को भी गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया। उनका यह कहना था कि भारत में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि भारत सरकार ने अब एक पॉलिसी अपना ली है, वो ये है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। यानी सबसे पहले घुसपैठियों को पहचान करो, उसके बाद उनका नाम भारत की मतदाता सूची, भारत के जो अन्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उससे हटाओ और उसके बाद उनको उनके देश में, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनको उनके देश के अंदर डिपोर्ट करो। उनका ये कहना था कि 2011 में जो जनगणना आई है, उस 2011 की जनगणना से साफ है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर जो बॉर्डरिंग मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर पॉपुलेशन बड़ी संख्या में बढ़ी है और ये घुसपैठ के बिना संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। उनका साफ साफ मानना है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां किसी को भी रहने दिया जाएगा। ऐसे लोगों को निकालकर बाहर किया जाएगा जो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो।
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जोरदार भाषण में ये भी कहा कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो एसआईआर की है वो एक लीगल प्रक्रिया है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आती है। उनका ये भी कहना था कि ये पूरी तरह पारदर्शी है और मॉनिटर्ड है। इसकी हर जगह पर इसके ऊपर नजर रखी जाती है कि कैसे फॉर्म जा रहे हैं, कैसे फॉर्म्स वापस आ रहे हैं और कैसे उनका डिजिटाइजेशन हो रहा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये अपोजिशन का डर है क्योंकि जो घुसपैठिए उनको वोट देते हैं उनके नाम कट ना जाए, इसको लेकर अपोजिशन डरता है। उनका यह भी कहना है कि ये पूरा का पूरा झूठा नैरेटिव अपोजिशन ने फैला रखा है। अगर लाखों की संख्या में लोगों के नाम कटे होते और लोगों के नाम अगर गलत कटे होते तो ऐसा क्यों हुआ कि एक भी शिकायत लोगों ने एक फॉर्मल शिकायत भी इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज नहीं कराई। गृह मंत्री का यह भी कहना है कि डेड, डुप्लीकेट और प्रवासी लोगों के वोट कटने ही चाहिए क्योंकि ये इससे जो वोटर लिस्ट है, इससे जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसका शुद्धिकरण होता है और ये करना ईसी के न केवल अधिकार क्षेत्र में आता है बल्कि उसका एक कर्तव्य भी है। गृह मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक झूठ के सहारे एक झूठा नैरेटिव तैयार किया गया है वोट चोरी के नाम का, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मान्यवर, इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास और मान्यवर एक नई फैशन हो गई है, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है। इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? मानो समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को बताया कि राहुल गांधी ने 5 नवंबर को एक हाइड्रोजन बम गिराया था और इस हाइड्रोजन बम को गिराने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि हरियाणा की एक हाउस नंबर 256 से 501 वोट एक साथ डाले गए और ये 501 वोट एक घर में कैसे हो सकते हैं। अमित शाह ने बताया कि एक बड़ी जॉइंट फैमिली है जिसमें 3 पीढ़ियां रहती है, 1 एकड़ में पूरा घर बना है और इसीलिए इसे एक हाउस नंबर दिया गया है और ऐसे में ये जो वोट थे ये बिल्कुल सही थे, सही लोगों ने सही वोट डाले। उन्होंने ये भी कहा कि वोट डालने के बाद जो है इन लोगों ने ये वोट तब भी डाला था जब कांग्रेस की सरकार चुनकर आई थी, तब ये गलत नहीं था, अब ये गलत कैसे हो गया, इस पर उन्होंने आश्चर्य भी जताया। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। और एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए मान्यवर बिहार में भी मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। नहीं आप अभी पूरा भाषण नहीं कई बार नाम आएगा। माननीय सदस्य, एक 2 मिनट बैठिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। 2 मिनट बैठिए, मैं एक मिनट। माननीय सदस्य, संस्थाओं में आरएसएस के लोगों की बढ़ती घुसपैठ पर अमित शाह ने 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून बना है जिसके चलते हम आरएसएस के लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री दोनों इसी आइडियोलॉजी से निकलकर आते हैं और हम देश की जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, आपकी कृपा पर नहीं। गृह मंत्री ने जब ये कहा तब उनके तेवर काफी कड़क थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो अपने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस करती है। कि आरएसएस के विचारधारा वालों को रखते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है मान्यवर कि आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति कोई। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब, किसी से हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते माननीय। तो गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को कुछ ऐसी शिक्षा दे दी जिसके बाद राहुल गांधी न अपनी दादी के नाम पर बच पाए और न ही अपने पापा के नाम पर। पूरे स्पीच के बाद राहुल गांधी फिर से एक झूठा नैरेटिव सेट करते हुए दिखाई दिए।